सीपीयू स्केजुलिंग हमने अब तक पढ़ लिया है, उसके हमने स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स देखे। अब आज कुछ उसके पॉइंट्स रह गए हैं जो हम अब डिस्कस करते हैं। कहीं भी बीच में ना समझ आए तो आप पूछ लें। हाँ जी, मल्टी लेवल क्यू, हमारा टॉपिक है मल्टी लेवल क्यू। मल्टी लेवल क्यू कब बनाते हैं हम? रेडी क्यू में। आपको पता है प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में आता है एंड देन उसे सीपीयू एलोकेट करते हैं जब वो रनिंग स्टेट में आता है। जब रेडी क्यू में होता है वहां पर हम मल्टीपल क्यूज बनाते हैं रेडी क्यू के अंदर। तो पार्टीशंस बनाते हैं, एक होती है फोरग्राउंड, दूसरी होती है बैकग्राउंड। फोरग्राउंड का मतलब वो क्यू जिसमें प्रोसेसेस आगे रहेंगे और बैकग्राउंड क्यू में जो प्रोसेस होंगे वो पीछे रहेंगे। और वो बैच एग्जीक्यूशन होते हैं, मतलब इकट्ठे एक बंच की फॉर्म में जाते हैं एंड देन सीपीयू उन पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। बट फोरग्राउंड जो प्रोसेसेस हैं वो इस क्यू में वो वाले प्रोसेसेस हैं जिनको फॉरन सीपीयू एलोकेट किया जाएगा एंड देन उनको, और वो इंटरैक्टिव होते हैं जिनमें यूजर की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा जी, हर क्यू में अब जब आपने रेडी क्यू के अंदर फर्दर क्यूज बना दी हैं तो इन क्यूज में भी स्केजुलिंग होती है। फोरग्राउंड में राउंड रिबन स्केजुलिंग हो रही होती है और बैकग्राउंड में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आई थिंक अब ये क्लियर है, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है, राउंड रिबन में क्या होता है। सो वी मूव ऑन। स्केजुलिंग जब हम कर रहे होते हैं इन दोनों में, फोरग्राउंड में और बैकग्राउंड में, तो इस स्केजुलिंग में इन दोनों को एक टाइम स्लाइस दे दिया जाता है कि इतना टाइम फोरग्राउंड के प्रोसेसेस रन होंगे विद द हेल्प ऑफ राउंड रिबन स्केजुलिंग और इतना टाइम बैकग्राउंड के। सो वो जो टाइम स्लाइस हम दे देते हैं उसकी वजह से सम टाइम्स पॉसिबिलिटी होती है स्टार्वेशन की। मतलब हो सकता है कुछ हमें कुछ ऐसे प्रोसेसेस फोरग्राउंड में हों जो इतने लेंथी हों कि वही एग्जीक्यूट होते जाएं और हमारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस की कभी भी बारी ना आए। तो वहाँ कुछ स्टार्वेशन की पॉसिबिलिटी है जब हम स्केजुलिंग करते हैं। लेकिन इस टाइम स्लाइस का अगर हम एक देखें कि टाइम स्लाइस कितना टाइम फोरग्राउंड को मिल रहा है या कितना टाइम बैकग्राउंड प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सो 80% ऑफ द टोटल सीपीयू टाइम फोरग्राउंड प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और सिर्फ 20% हमारे जो हैं बैकग्राउंड प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सो दिस इज मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी उन प्रोसेसेस की है, जैसे मैंने अभी कहा, जो फोरग्राउंड में है। फोरग्राउंड में हमारे पास इंटरैक्टिव प्रोसेस होते हैं जिसमें यूजर की कोई ना कोई इंटरैक्टिविटी चाहिए होती है, या वो सिस्टम प्रोसेसेस होते हैं या इंटरैक्टिव होते हैं, कोई एडिटिंग प्रोसेसेस हो सकते हैं। जबकि लोएस्ट प्रायोरिटी उन प्रोसेसेस की होती है जो बैकग्राउंड में होते हैं। वो बैच प्रोसेसेस होते हैं, यानी बहुत बंच ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, या फिर स्टूडेंट प्रोसेस होते हैं, इतने इंटरैक्टिव नहीं होते। सो दिस वाज द फिगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग। इसके बाद आगे आ जाता है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। ठीक है, जब आप इन क्यूज में प्रोसेस को लेकर जा रहे होते हैं तो एक फीडबैक क्यू स्केजुलर काम कर रहा होता है जो हमें एक फीडबैक प्रोवाइड कर रहा होता है कि किस क्यू में कितना काम हो रहा है और सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये स्केजुलर करता क्या है, फॉलोइंग टास्क हमारे लिए परफॉर्म करता है। इसमें नंबर ऑफ क्यूज होती है कि टोटल आपने कितनी क्यूज बनाई हैं। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के पास रिकॉर्ड होता है। लेवल फीडबैक क्यू में स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हर एक क्यू के लिए जो यूज हो रहा है, इसके अलावा मेथड यूज टू डिटरमिन व्हेन टू अपग्रेड अ प्रोसेस। एक प्रोसेस को किस क्यू से, लाइक हमने बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में कब उसे अपग्रेड करना है, ये भी फीडबैक क्यू, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू हमारे लिए काम कर रहा है।
इसके अलावा मेथड व्हेन टू डीमोट अ प्रोसेस, यानी फोरग्राउंड से उठा के बैकग्राउंड में कब किस प्रोसेस को डालना है, ये भी मल्टी लेवल फीडबैक क्यू काम कर रहा होता है। इसके अलावा मेथड यूज टू डिटरमिन विच क्यू अ प्रोसेस विल एंटर व्हेन दैट प्रोसेस नीड सर्विस, यानी जब एक प्रोसेस को सर्विस रिक्वायर्ड है तो कब उसे क्यू में फोरग्राउंड में डाला जाएगा और फिर उसे सीपीयू एलोकेट किया जाएगा। तो ओवरऑल यानी जब हम मल्टी लेवल क्यूज बना देते हैं तो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू उन क्यूज की ओवरऑल मैनेजमेंट कर रहा होता है हमारे लिए। ऑलराइट, अच्छा जी, अब लेट्स सपोज अब हम एक सिनेरियो ले रहे हैं जहाँ हमारे पास 3 क्यूज हैं। सबसे पहले क्यू है Q0, Q1 एंड Q2। Q0 हमारे पास फोरग्राउंड है और Q1 भी फोरग्राउंड है, और Q2 जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। अभी हमने कहा कि हम एक टाइम स्लाइस लगा देते हैं फोरग्राउंड और बैकग्राउंड पर। सो टाइम स्लाइस मैंने यहाँ लगाया है, Q0 पर टाइम स्लाइस है 8 मिली सेकेंड्स का, Q1 पे राउंड रिबन ही हो रहा है लेकिन उसमें 16 मिली सेकेंड्स का टाइम स्लाइस है, और Q2 में जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो रहा है उसके बाद जितना भी टाइम होगा वो सारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को एलोकेट होगा। सो स्केड्यूलिंग, सबसे पहले Q0 के पास को सीपीयू एलोकेट होगा, वो उसको टाइम स्लाइस मिला सिर्फ 8 मिली सेकेंड्स का, वो 8 मिली सेकेंड्स अपनी एग्जीक्यूशन करेगा, देन सीपीयू हो जाएगा, स्विच हो जाएगा टू द प्रोसेस टू द Q2 दैट इज Q1, मतलब अब दूसरी क्यू के पास आ गया। Q0 ने सबसे पहले एग्जीक्यूशन की 8 मिली सेकेंड्स के लिए, फिर Q1 के पास आ गया जिसने 16 मिली सेकेंड्स एग्जीक्यूशन की, और फिर सीपीयू एलोकेट हो जाएगा हमारी Q2 को, जो कि बैकग्राउंड में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के थ्रू एग्जीक्यूशन कर रही है। ऑलराइट, ओके, लेकिन अगर एक जॉब Q1 में आई है, लाइक फोरग्राउंड की जॉब अभी चल रही है, Q1 तक हमारे पास फोरग्राउंड क्यू है और Q2 हमारे पास बैकग्राउंड क्यू है। अब Q1 में हमारे पास एक जॉब है, उससे 16 मिली सेकेंड्स लिए, लेकिन अभी भी उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, लेकिन फिर भी उसे प्रिंट कर दिया जाएगा एंड मूव टू द Q2, क्योंकि हमने टाइम स्लाइस लगाया है, ठीक है। इवन के हमारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई इस प्रोसेस की फोरग्राउंड की Q1 की, स्टिल हम उसे प्रिम्प्ट कर देंगे, उसे प्रिम्पशन उसकी स्विचिंग कर देंगे टू द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी बैकग्राउंड क्यू में। सो मतलब टाइम स्लाइस जब आप लगा देते हो तो वो प्रिम्पशन होती ही होती है तीनों क्यूज में। सो ये एक एग्जांपल थी मल्टी लेवल फीडबैक क्यू की। उसके बाद है थ्रेड स्केजुलिंग। थ्रेड्स आपको पता है दो तरह के होते हैं, या तो होते हैं यूजर थ्रेड्स या होते हैं कर्नल लेवल थ्रेड्स। जब थ्रेड्स को सपोर्ट किया जाता है, जब मतलब एक प्रोसेस में थ्रेडिंग हो रही है, तो थ्रेडिंग में अब हम प्रोसेसेस को स्केड्यूल नहीं करेंगे, हम थ्रेड्स को स्केड्यूल करेंगे। यानी अगर आपने एक प्रोसेस के थ्रेड्स बना दिए हैं तो अब उन थ्रेड्स की स्केड्यूलिंग की जाएगी, ना कि उन प्रोसेसेस की। और आपको पता है वो स्केड्यूलिंग बहुत तरह की होती है, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, मैनी टू वन, ठीक है, इनकी स्केजुलिंग होती है। और यूजर लेवल थ्रेड्स रन हो रहे होते हैं ताकि लाइट वेट प्रोसेसेस रन किए जा सके। और अगर हमारी लाइट वेट प्रोसेसेस रन हो रहे हैं विद द स्केजुलिंग ऑफ यूजर लेवल थ्रेड्स, तो इसे बोलते हैं प्रोसेस कंटेंशन स्कोप, पीसीएस। अब पीसीएस की टर्म ये याद रखें, ये आगे हमें बहुत ज़्यादा रिपीट होगी, तो अगर भूल जाएंगे तो मुश्किल होगी आगे। सो प्रोसेस कंटेंशन स्कोप किसे कहते हैं, कि जब हम यूजर लेवल थ्रेड्स की स्केजुलिंग करते हैं ताकि हम लाइट प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकें। वो पता है कर्नल साइड के जो प्रोसेस होते हैं वो हैवी होते हैं, तो इसलिए यूजर साइड के प्रोसेसेस हम लाइट वेट प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए यूजर लेवल थ्रेड्स यूज कर रहे होते हैं। तो इस एग्जीक्यूशन को बोलते हैं प्रोसेस कंटेंशन स्कोप। और अब ये थ्रेड्स की हो रही है स्केजुलिंग, तो हम कह सकते हैं कि ये स्केजुलिंग विद इन अ प्रोसेस हो रही है, क्योंकि एक ही प्रोसेस के अंदर ही थ्रेड्स होते हैं और उन्हीं की एग्जीक्यूशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो कर्नल थ्रेड स्केड्यूल होते हैं सीपीयू पर, उसे बोलते हैं सिस्टम कंटेंशन स्कोप, SCS, ठीक है। अब अब पीसीएस यूजर लेवल थ्रेड्स की स्केजुलिंग है, जबकि SCS सिस्टम कंटेंशन स्कोप, सिस्टम कंटेंशन स्कोप का मतलब कि कर्नल थ्रेड स्केड्यूल हो रहे हैं सीपीयू पर, और प्रोसेस कंटेंशन स्कोप का मतलब ये कि यूजर के थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यूजर लेवल थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं लाइट वेट प्रोसेसेस को रन करने के लिए।
तो दिस वाज थ्रेड स्केजुलिंग के सिस्टम की इसमें मेजरली हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं, एक पीसीएस क्या होता है और एक एससीएस क्या होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है पी थ्रेड स्केजुलिंग। आपको पता है पी थ्रेड बहुत पॉपुलर थ्रेड है। एपीआई जब आप यूज कर रहे होते हैं, एपीआई अलाउ स्पेसिफाई इधर पीसीएस, मतलब एक थ्रेड एग्जीक्यूशन या थ्रेड क्रिएशन जब हो रही होती है तो एपीआई डिसाइड करते हैं कि जो थ्रेड्स जनरेट होंगे वो पीसीएस के थ्रू होंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, या कर्नल साइड पर एससीएस के थ्रू अपनी वो कर्नल साइड पर अपनी एग्जीक्यूशन करेंगे। सो इसमें पी थ्रेड की कुछ जैसे थ्रेड्स अभी तक हम पढ़ रहे हैं, अब एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, इसमें आपको पता चलेगा कि थ्रेड बेसिकली एक कमांड ही होती है। अब वो किस तरह से लिखते हैं, पी थ्रेड स्कोप प्रोसेस। अब ये एक थ्रेड का आप समझ लें उसका कोड है, कि अब ये कोड बता रहा है कि ये थ्रेड पीसीएस स्केजुलिंग है, यानी ये एक यूजर लेवल थ्रेड है और इसे यूजर साइड पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद पी थ्रेड स्कोप सिस्टम। अब ये एक ऐसा थ्रेड है जो कि एससीएस स्केजुलिंग करेंगे, यानी सिस्टम थ्रेड है ये, जो कि सीपीयू पे जाके एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो उसके बाद कैन बी, ये जो पी थ्रेड्स हैं दी कैन बी लिमिटेड बाय ओएस, और हमारे पास जो लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ पी थ्रेड स्कोप सिस्टम ऑफर कर अलाउ करते हैं, यानी ये सिर्फ ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये जो हमें सिर्फ अलाउ करते हैं कि थ्रेड्स को जस्ट कर्नल पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यूजर लेवल थ्रेड्स क्रिएट नहीं किए जा सकते। सो पी थ्रेड स्केजुलिंग का एक एपीआई है, एक थ्रेड है, प्रैक्टिकली उसकी एग्जांपल दी है और उसको एक्सप्लेन किया है कि इसमें अगर यहाँ प्रोसेस लिखा हो इसका मतलब कि एक कर्नल थ्रेड है, और कर्नल सॉरी प्रोसेस लिखा हो तो ये यूजर लेवल थ्रेड है और एक प्रोसेस के अंदर इसकी एग्जीक्यूशन होगी। जबकि सिस्टम लिखा हो तो इसका मतलब पी थ्रेड स्कोप जो है ये एक कर्नल थ्रेड है और ये सीपीयू साइड पे एग्जीक्यूट होगी, और ये लिमिटेशन लगाई जा सकती है कि पी थ्रेड प्रोसेस हो या सिस्टम हो। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाता है मल्टी प्रोसेसर स्केजुलिंग। अब आपको पता है लेटेस्ट जो सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें एक प्रोसेसर नहीं होता, मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, इसीलिए कुछ प्रोसेसर्स क्वाड कोर होते हैं, कुछ डुअल कोर होते हैं। सो डुअल कोर क्वाड कोर का मतलब ये, डुअल कोर का मतलब इसमें 2 प्रोसेसर हैं और क्वाड कोर का मतलब इसमें 8 प्रोसेसर हैं। सो ये प्रोसेसर्स जो हैं, जब हमारे पास एक सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर्स आते हैं तो फिर मल्टी प्रोसेसिंग के लिए हमें स्केजुलिंग करनी पड़ती है, सीपीयू स्केजुलिंग करनी पड़ती है। और जब वो कहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल सीपीयूज हो जाएं तो सीपीयू स्केजुलिंग कम्प्लेक्स हो जाती है। उसमें अब पहले तो ये देखना है कि हमारे पास प्रोसेसर जो हैं, जैसे 2 3 या 4 जो प्रोसेसर लगे वो हैं किस तरह के। तो इनकी टाइप्स हैं होमोजीनियस प्रोसेस। होमोजीनियस प्रोसेस का मतलब ये है कि ऐसे प्रोसेसर्स हैं जो सब सेम टाइप के हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ए है तो दूसरा भी A1 है, एक ही कैटेगरी है, लाइक सेम है। लेकिन एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, ओके, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि जो प्रोसेसर्स हैं वो उसमें से सिर्फ एक प्रोसेसर जो है वो एट अ टाइम सिस्टम डाटा को एक्सेस कर रहा है और डाटा और सिस्टम रिसोर्सेज यूज कर रहा है, जबकि दूसरा जो है उसको डायरेक्टली सिस्टम का डाटा या रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो डाटा शेयरिंग कर सकता है पहले वाले से। सो दिस इज एसिमेट्रिक, कि जब आपके प्रोसेसर सेम ना हो तो फिर एक को एक्सेस होता है दूसरा उससे शेयर करा होता है। लेकिन सिमेट्रिक का मतलब ये है कि दोनों दोनों प्रोसेसेस अपनी सेल्फ स्केजुलिंग कर रहे हैं, अपने अपने उनके प्रोसेसेस हैं, अपनी अपनी रेड, और लेकिन एक ही रेडी क्यू के अंदर एक ही रेडी क्यू के अंदर हर प्रोसेसर ने अपनी अपनी प्राइवेट रेडी क्यू बनाई हुई है, और वो कंकरेंटली हर प्रोसेसर अपनी स्केजुलिंग के थ्रू अपने अपने प्रोसेस कंकरेंटली सीपीयू को दे रहे हैं और सीपीयू उन पे फंक्शनिंग कर रहा है। दिस इज सिमेट्रिक। तो होमोजेनियस का मतलब प्रोसेस बिल्कुल सेम है, दोनों सेम टाइम के हैं, सेम काम करते हैं। एसिमेट्रिक का मतलब एक को एक्सेस है डाटा का, दूसरा उससे शेयर कर रहा है। सिमेट्रिक का मतलब कि दोनों साइमल्टेनियसली अपनी अपनी स्केजुलिंग कर रहे हैं, एक ही रेडी क्यू में अपनी अपनी प्राइवेट क्यूज बना के, और अपने अपने प्रोसेसेस रेडी कर रहे हैं और सीपीयू को दे रहे हैं कंकरेंटली। सो मोस्ट कॉमन आजकल सिमेट्रिक है, इसीलिए मल्टीपल प्रोसेसेस के सिनेरियो में हमारे पास फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस बहुत क्विक है, क्योंकि सब कंकरेंटली फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं।
ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेसर अफिनिटी। प्रोसेसर अफिनिटी का मतलब ये है कि हर एक प्रोसेस को सिर्फ जिस सीपीयू को एलोकेट किया गया है या जिस सीपीयू पर वो रन हो रहा है वो सिर्फ उसी पर रन होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोसेसर अफिनिटी, कि एक प्रोसेस एक प्रोसेसर को लॉट किया है तो वो उस पर रन होगा। ऐसा नहीं कि वो सीपीयू स्विच कर जाए और किसी और पर रन होने लग जाए। अब प्रोसेसर अफिनिटी में भी दो टाइप्स होती है, एक होती है सॉफ्ट अफिनिटी और दूसरी होती है हार्ड अफिनिटी। सॉफ्ट अफिनिटी का मतलब ये है कि सेम सीपीयू पर प्रोसेस रन होगा एज लॉन्ग एज पॉसिबल, यानी जब तक प्रोसेस माइग्रेट नहीं कर जाता, मतलब जितनी देर तक हो सकेगा प्रोसेस कोशिश करेगा कि उसी सीपीयू पर रन हो। लेकिन हार्ड अफिनिटी का मतलब ये है कि मतलब इसमें चांस है कि हो सकता है वो स्विच कर जाए, लेकिन हार्ड अफिनिटी में ऐसा कोई चांस नहीं होता। एक फिक्स सेट ऑफ प्रोसेसर पर ही, यानी एक, या अगर मैंने सेट किया है कि दो सीपीयूज पर ही ये प्रोसेस रन होगा तो वो जस्ट उन्हीं पे रन होगा। इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं कोई तीसरा भी आ सकता है या नहीं आ सकता। दिस इज हार्ड एंड फास्ट। हार्ड अफिनिटी का मतलब ये है कि प्रोसेस सिर्फ उसी सीपीयू पर रन होगा जो मैंने अलॉट किया है। ठीक है, ये होता है मल्टी प्रोसेसर स्केजुलिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज एनयूएमए, न्यूमा इन सीपीयू स्केजुलिंग। न्यूमा होता है नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। जब पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है तो हर एक प्रोसेसर अपनी मेमोरी, अपनी लोकल मेमोरी को यूज कर रहा होता है। ठीक है, जो कि क्विक एक्सेस है। लेकिन जब न्यूमा इन सीपीयू स्केजुलिंग हो रहा हो, यानी सीपीयू स्केजुलिंग में एक सीपीयू को जो मेमोरी अलॉट हुई है वो उसकी बजाय कोई और, मतलब दूसरे सीपीयू की मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, उससे डाटा ले रहा है और फिर उस पर एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो ये स्लो हो जाता है। ठीक है, दीज आर डिफरेंट सिनेरियोज। अब हो सकता है कि एक सीपीयू जो है वो जस्ट अपनी, आप जैसे फिगर में आप देखें कि ये सीपीयू इस मेमोरी को एक्सेस करेगा तो ये फास्ट एक्सेस है क्योंकि ये मेमोरी एरिया इस सीपीयू को अलॉट किया है। जो मल्टी प्रोसेसर्स होती हैं यानी मल्टीपल सीपीयूज होती हैं, तो अब दूसरा सीपीयू है उसको ये वाला मेमोरी एरिया अलॉट किया, अगर वो उससे एक्सेस लेता है, उसके प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है या उससे डाटा लेता है तो वो क्विक होगा। लेकिन अगर ये वाला सीपीयू न्यूमा करे यानी नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस करे, अब ये यूनिफॉर्म है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म, कि ये वाला सीपीयू इस सीपीयू की मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करे तो ये स्लो होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अपनी मेमोरी के ये एक्सेसिंग स्लो होती है। सो दिस इज अ कंडीशन कि अगर सीपीयू स्केजुलिंग में ऐसा सिनेरियो हो कि जहाँ सीपीयूज मल्टीपल सीपीयूज हैं लेकिन मेमोरीज को नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म में एक्सेस कर रहे हैं, तो कि वो स्लो होगी या फास्ट होगी। ऑलराइट, अच्छा, अब यहाँ एमसीक्यू हो सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ न्यूमा। सो न्यूमा स्टैंड्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। जब आपको एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स या क्विजेज होते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत ध्यान, एक तो एक पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सेकेंडली उसकी फुल फॉर्म क्या है, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान से नोट डाउन किया करें। ओके, नेक्स्ट आ जाता है मल्टी प्रोसेस स्केजुलिंग लोड बैलेंसिंग। मतलब जो मल्टी प्रोसेसेस हो रहे हैं और हो सकता है एक प्रोसेस के पास बहुत ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया, बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस एक सीपीयू पे डाल दिए और वो उनको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसको किस तरह से बैलेंस रखना है वो देखते हैं। अगर हमारे पास सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, जो कि मोस्ट कॉमन है हमारे ज़्यादातर जब मल्टी प्रोसेसर सीपीयू सिस्टम हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग हो रही होती है। इस सिनेरियो में ज़रूरी ये है कि हर सब सीपीयूज जो हैं उनको लोड किया जाए, यानी प्रॉपर्ली उन सब से काम लिया जाए इक्वली, ताकि किसी एक पे भी बर्डन ना हो। लेकिन लोड बैलेंसिंग का मतलब ये है कि आप लोड बैलेंसिंग के थ्रू इक्वली काम को या लो वर्कलोड को इक्वली डिवाइड करते हो जितने भी सीपीयूज हैं उन सब पे। इसलिए फर्स्ट पॉइंट था कि सिमेट्रिक प्रोसेसिंग में सारे सीपीयूज को लोड कर लें और फिर उनमें इक्वली वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करें, इसे कहते हैं लोड बैलेंसिंग। पुश माइग्रेशन का मतलब ये कि एक प्रोसेसर पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया है तो आप कुछ टास्क को उधर से लेकर और उसके दूसरे सीपीयू को एलोकेट कर दो ताकि जो वर्कलोड है वो बैलेंस हो सके। तो इससे बोलते हैं पुश माइग्रेशन, कि एक सीपीयू था, सीपीयू 1, उसके पास 4 प्रोसेस थे, वो सिर्फ 2 पे एक काम कर सकता है, तो उस पे क्या हुआ है, वो उस पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया, तो उसको एक बर्डन, उसको क्या कहते हैं, रिलैक्स करने के लिए या उसके वर्कलोड को कम करने के लिए आप उसके बाकी के 2 प्रोसेस उठाएंगे और उनके पुश माइग्रेशन कर देंगे, उनको दूसरा सीपीयू एलोकेट कर देंगे। फुल माइग्रेशन का मतलब ये है कि आइडल प्रोसेसर्स
पुल वेटिंग टास्क फ्रॉम बिजी प्रोसेसर, मतलब जो भी सीपीयूज किसी प्रोसेस पे काम नहीं कर रहे, वो खुद ब खुद वेटिंग टास्क को अपने ऊपर पुश करेंगे। लाइक एक प्रोसेसर है, वो बिजी है, लेकिन एक प्रोसेस आया है और वो वेट कर रहा है उस प्रोसेसर की एलोकेशन के लिए। तो हुआ क्या, वहां पर पुल माइग्रेशन होगी कि एक दूसरा सीपीयू है जो कि फ्री है, वो उसको कहेगा कि वेटिंग वाले को, वेटिंग प्रोसेस को, कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पुल माइग्रेशन, कि वर्कलोड ज़्यादा है, कुछ प्रोसेस वेटिंग में है, उन प्रोसेसेस को अगर कोई और आइडल सीपीयू खुद ले ले और उन्हें एग्जीक्यूट करने लग जाए, तो दिस इज पुल माइग्रेशन, कि उसने अपनी तरफ पुल कर लिए जो भी वेटिंग थे और उन पे काम शुरू कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज मल्टी कोर प्रोसेसेस। रिसेंट ट्रेंड्स, जैसे भी मैंने आपको बताया कि मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। मल्टीपल प्रोसेसेस का मतलब ये है कि एक फिजिकल चिप, छोटी सी चिप, अब तो चिप्स भी बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज हो गई हैं, चिप्स लेते हैं और उनके ऊपर ही प्रोसेसेस को फिक्स कर देते हैं और आपको एक मल्टी कोर प्रोसेसेस, मल्टी कोर कह दें, मल्टी प्रोसेसेस कह दें, तो वो आपको उस फिजिकल चिप पे, एक ही चिप पे मल्टीपल प्रोसेसेस लगाते हैं। जहाँ इनिशियली, या जब इसका ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, ज़्यादा प्रोसेसेस का, तो तब एक हुआ करता था प्रोसेसर, अब उसी एक फिजिकल चिप पे मल्टीपल प्रोसेसर्स लगा दिए जाते हैं। इनका फ़ायदा ये है कि फास्टर हो गए हैं परफॉर्मेंस, इसके अलावा पावर भी कम कंज्यूम होती है। और इसके अलावा एक बिगेस्ट बेनिफिट जो मल्टी प्रोसेसर्स का ये है कि मल्टीपल थ्रेड्स, मल्टी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है, और मल्टी थ्रेडिंग की वजह से टास्क प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा क्विक हो गई है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इनहांस हो गई है बिकॉज ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसर्स। नाउ यू कैन सी हमारे पास अब यहाँ पर दो साइकिल्स चल रहे हैं, एक मेमोरी स्टॉल साइकिल है और दूसरा कंप्यूट साइकिल है। कंप्यूट साइकिल का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ कोई काम प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन बीच में कुछ मेमोरी, फिर वो प्रोसेस हो सकता है कि सीपीयू को उससे रिलीज हो गया, किसी इनपुट आउटपुट वेटिंग लिस्ट में चला गया, तो यहाँ पर एक मेमोरी गैप आ गया। मेमोरी स्टॉल साइकिल का मतलब ये है कि मेमोरी का कुछ पोर्शन आ गया जो फ्री है, जिसमें कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगी। सो नेक्स्ट ऑन अगेन कोई कंप्यूट साइकिल है, फिर कोई मेमोरी गैप है, इस तरह ये लूप या ये साइकिल चलता रहता है। तो हम क्या करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग की वजह से एफिशिएंट मल्टी कोर यूजेज हो रहा है। किस तरह कि जहाँ जहाँ थ्रेड वन आया और उसमें आप, ये कंप्यूट साइकिल है, ये मेमोरी गैप है, ये देन कंप्यूट साइकिल, मेमोरी गैप, इस तरह। अब जहाँ जहाँ मेमोरी गैप्स हैं, वहाँ वहाँ मैं एक दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट करवा दूंगी। अब देखो अगर आप, तो थ्रेड टू इसके मेमोरी गैप में एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे कि उसके डिफरेंट कंप्यूट एंड मेमोरी गैप, जो साइकिल है उसका डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट नहीं है। ये एक्चुअली इसके जो मेमोरी गैप्स हैं उसमें मैंने एक दूसरा थ्रेड रन करवा दिया। इस तरह क्या होगा, दोनों जो मेरे पास थ्रेड्स हैं वो एट अ टाइम रन होंगे और मेरे पास दो टास्क एक ही टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगे। सो दिस इज मल्टी थ्रेडिंग। उसके बाद आ जाता है रियल टाइम सीपीयू स्केड्यूलिंग। कीप क्वाइट। रियल टाइम सीपीयू स्केड्यूलिंग में क्या है, सीपीयू स्केड्यूलिंग हमारे पास हो रही है, लेकिन अगर वो रियल टाइम हो रही है, जिस तरह रियल टाइम सिस्टम में हमारे पास रियल टाइम में आपको पता है उसी वक्त हम कमांड दे रहे होते हैं और उसी वक्त हमें रिस्पॉन्स आ रहा होता है, तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो उसमें किस तरह से सीपीयू स्केड्यूलिंग होगी। वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम, सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट का मतलब ये है कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन है वो फ्लेक्सिबल होती है, उसकी टाइम लिमिट कि उस टाइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं है कि उसी टाइम में प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। लेकिन हार्ड रियल टाइम का मतलब ये होता है, रियल टाइम सिस्टम्स में जो काम है उस पर्टिकुलर टाइम स्पैन में ही एग्जीक्यूट होता है। ये बहुत हार्ड होता है अपने टाइम लिमिट को लेकर, कि काम जो है वो उसी टाइम में हो जब मैंने, जितना टाइम मैंने दिया है उसके लिए। तो यहाँ पर सॉफ्ट एंड रियल टाइम में करते हुए, स्केजुलिंग करते हुए जो लेटेंसीज आती हैं या जो हमारे पास दो डिफेक्ट्स आते हैं जो परफॉर्मेंस को डिफेक्ट करते हैं, वो सबसे पहले होता है इंटरप्ट लेटेंसी एंड दूसरा है डिस्पैच लेटेंसी। अब इंटरप्ट लेटेंसी क्या है? इंटरप्ट लेटेंसी का मतलब ये है कि ये वो टाइम है कि जब एक इंटरप्ट जनरेट होती है, वहां से लेकर जब तक उस इंटरप्ट पे काम नहीं स्टार्ट हो जाता, तब तक जो टाइम स्पैन
वेस्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरप्ट लेटेंसी। लेकिन डिस्पैच लेटेंसी का मतलब ये है कि टाइम फॉर स्केड्यूल टू टेक करंट प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस से सीपीयू, लाइक एक प्रोसेस रन हो रहा था, वहाँ आ गई इंटरप्ट, तो वो प्रोसेस जो है वो रुक गया। अब जाहिर है एक रुक गया है तो मैं सीपीयू को आइडल तो नहीं करूंगी, मैं दूसरा प्रोसेस ले आऊंगी। तो जब दूसरा एक प्रोसेस को फिनिश करके, यानी उससे सीपीयू लेना और दूसरे प्रोसेस को देना, इसमें जो टाइम वेस्ट होता है इस टाइम को बोलते हैं डिस्पैच लेटेंसी। अब आप फिगर देखें अगर, तो हमारे पास ये एक टास्क रन हो रहा था, दैट इज टी। अब ये रन हो रहा था, यहाँ आ गई एक इंटरप्ट, ठीक है। अब यहाँ से इंटरप्ट से आगे ISR तक, यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन तक, जब तक यानी सर्विस रूटीन के पास चला नहीं गया और उस पर काम नहीं स्टार्ट हो गया, तब तक इस इंटरप्ट जनरेट होने से यहाँ तक जो टाइम वेस्ट हुआ है सीपीयू का, इस टाइम को बोलते हैं इंटरप्ट लेटेंसी, यानी इंटरप्ट की वजह से टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन जो डिस्पैच लेटेंसी है उसमें वो किस तरह से शो करते हैं कि इंटरप्ट आई, उसके बाद यहाँ मैंने उस प्रोसेस से सीपीयू लिया और फिर मैंने दूसरे प्रोसेस को दिया और फिर उसको सेकंड प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हुआ, उसने काम स्टार्ट किया, उतनी देर में हमारे पास इंटरप्ट भी ISR के पास पहुंच गई। तो ये जो टाइम वेस्ट हुआ बीच में दूसरे प्रोसेस के स्टार्ट होने तक, दिस इज डिस्पैच लेटेंसी। इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, यानी डिस्पैच लेटेंसी होते हुए उस टाइम इंटरवल में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। वो क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्टली, प्रिम्पशन ऑफ एनी प्रोसेस रनिंग इन कर्नल मोड, यानी डिस्पैच करते हुए एक प्रोसेस से सीपीयू लेते हुए, हो सकता है वो प्रोसेस कर्नल के पास हो, सीपीयू के पास हो। तो जब कर्नल के पास है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। सो ये कॉन्फ्लिक्ट आता है जब हम डिस्पैच कर रहे होते हैं प्रोसेस को। दूसरा, रिलीज अ लो प्रायोरिटी प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज, यानी हो सकता है कि अब जो प्रोसेस आया है उसकी कुछ रिसोर्सेज किसी लो प्रायोरिटी प्रोसेस के पास हो, तो पहले वो रिलीज करवाने पड़ेंगे एंड देन फिर प्रोसेस 2 स्टार्ट हो। सो ये कुछ इश्यूज आते हैं जब हम एक प्रोसेस से सीपीयू ले रहे होते हैं दूसरे को एलोकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज डिस्पैच लेटेंसी। नेक्स्ट है प्रायोरिटी बेस्ड स्केजुलिंग। प्रायोरिटी बेस्ड स्केजुलिंग नाम ही बता रहा है कि प्रायोरिटी की बेस पर हम स्केजुलिंग करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको स्टूडेंट्स? बताएं यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है मल्टी लेवल क्यू से, यहाँ तक ये क्लियर है? हाँ जी एमन, एनी क्वेश्चन? जी मैम क्लियर है, समझ आ गई है। समझ आ गई है? जी मैम। ओके। अच्छा जी, ये हमने नहीं करना। नेक्स्ट आया था वर्चुअलाइजेशन एंड स्केजुलिंग। वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो अब काफ़ी क्लियर होना चाहिए कि एक सिस्टम पर एक वर्चुअल एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप एक वर्चुअल मशीन बना देते हैं। आपको पूरा एक सिस्टम के अंदर एक न्यू मशीन मिलती है, एक न्यू सिस्टम मिलता है जो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह होता है। सो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर की वजह से, अब ये भी एक सिनेरियो है सीपीयू स्केजुलिंग में कि हो सकता है सीपीयू स्केजुलिंग करते हुए हमारे पास एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके उसके अंदर मजीद हमें एक उसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट ओएस हों और जिनको सीपीयूज रिक्वायर हों, तो उनकी स्केजुलिंग किस तरह से होगी या वो किस तरह से हम डील करेंगे। हर गेस्ट को, आपको पता है, हर गेस्ट मतलब हर सीपीयू में जो वर्चुअल मशीन है उसके अंदर जो ओएस है वो अपनी स्केजुलिंग कर रहा होता है। उसको नहीं पता कि वो वर्चुअल है या रियल है, उसको लग रहा होता है वो रियल है। सो इसकी वजह से हो सकता है, इस वर्चुअलाइजेशन की वजह से रिस्पॉन्स टाइम ओवरऑल ओरिजिनल या मशीन का भी जो ओवरऑल रिस्पॉन्स टाइम है वो पुअर हो जाए, या उसमें बहुत ज़्यादा डिलेज होने लग जाए, क्लॉक टाइमिंग बहुत ज़्यादा इतनी रिस्पॉन्सिव ना हो। सो ये इश्यूज हैं जो वर्चुअलाइजेशन में आती हैं, वर्चुअलाइजेशन की वजह से सीपीयू स्केजुलिंग में आती है। और जो कोशिश ये होती है कि इस तरह की सीपीयू स्केड्यूल
स्केजलिंग की जाए कि अगर गेस्ट भी आते हैं या वर्चुअलाइजेशन भी होती है तो हमारी जो स्केजलिंग है वो इतनी परफॉर्मेंस जो है सिस्टम की वो इफेक्ट ना हो। अच्छा जी, तो किस किस तरह की सीपीयू स्केजलिंग हम इफेक्टिवली कर सकते हैं कि हमारे पास ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस अफेक्ट ना हो। तो इसमें कुछ ये एल्गोरिदम्स हैं, स्केड्यूल्स हैं। फर्स्ट है रेट मोनोटोनिक स्केड्यूलिंग। इसमें ये होता है कि हम जब हमारे पास वर्चुअलाइजेशन भी हो रही है और बहुत सारी गेस्ट भी हैं तो सीपीयू की ऐसी स्केड्यूलिंग करते हैं कि आप जो हायर प्रायोरिटी है उन प्रोसेसेस को दें जिनका शॉर्टर पीरियड है, यानी ऐसे प्रोसेस जिन्होंने थोड़ा टाइम लेना एग्जीक्यूट होने में उनको हाई प्रायोरिटी दें और ज़्यादा टाइम उन प्रोसेसेस को दें जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लेना। तो इस तरह की स्केजुलिंग करते हैं रेट मोनोटोनिक स्केजुलिंग। इससे परफॉर्मेंस हाई होगी। अब यहाँ एक एग्जांपल लिया जहाँ पे दो प्रोसेसेस हैं P1 और P2 एंड P1 जो है उसकी हाई प्रायोरिटी क्योंकि उसका छोटा टाइम था और P2 की लो प्रायोरिटी रखी है क्योंकि उसका टाइम स्पेन, उसका बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा था। ओके, प्रोपोर्शनल शेयर स्केजुलिंग भी एक टाइप ऑफ स्केजुलिंग है। अब ये सीपीयू स्केजुलिंग की टाइप्स ही हैं जब हम बट ये ज़्यादातर इस तरह की स्केजुलिंग तब यूज़ हो रही थी जब वर्चुअलाइजेशन हो रही थी। रेट मोनोटोनिक भी और प्रोपोर्शनल शेयर। प्रोपोर्शनल शेयर में क्या होता है कि टी शेयर्स मतलब टोटल जो टाइम एक सिस्टम के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको टोटल टाइम जो एग्जीक्यूशन के लिए दिया जाता है उसे बोलते हैं टी, ठीक है। और एक एप्लीकेशन को यानी एक प्रोसेस को जितना टाइम दिया जाता है उसे बोलते हैं एन। और एक प्रोसेस का टाइम टोटल टाइम से छोटा होता है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि एक अपने प्रोसेस को कितना टाइम दिया तो वो दिया n बाई टी, ठीक है। कि t इज द टोटल टाइम जो सीपीयू के पास लाइक 10 प्रोसेस है एग्जीक्यूट करने के लिए तो 10 प्रोसेसेस को कितना टाइम देंगे t, लेकिन उनमें से एक को कितना टाइम दिया 1। सो एक को कितना टाइम मिला वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है n बाई टी यानी 1 बाई 10, ठीक है। सो प्रोपोर्शनल शेयर स्केजुलिंग हमें बताता है कि एक पोर्शन दे दें और उस पोर्शन को आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि वो टोटल टाइम का कितना पोर्शन। सो दिस इज प्रोपोर्शनल शेयर। नेक्स्ट इज एल्गोरिथम इवैल्यूएशंस। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट कि जब सीपीयू की स्केजुलिंग करनी है, आई टोल्ड यू, और हमने डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स पढ़े हैं, तो जब हम एक एल्गोरिथम एक सीपीयू की स्केजुलिंग करनी है हमने, तो उनमें से कौन सा ऐसा एल्गोरिथम होगा जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा इसके एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। मतलब ये कि मतलब स्केजुलिंग एल्गोरिथम किस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि किससे हमने काम लेना है, तो उसका कुछ क्राइटेरिया है। फर्स्टली डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग होती है। डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग का मतलब ये है कि आप इवैल्यूएशन करते हैं कि हमारे पास वर्कलोड कितना है। पहले आप एनालिटिक इवैल्यूएशन में ये देखते हैं कि वर्कलोड कितना है और हर एक जो एल्गोरिथम है उसकी परफॉर्मेंस का रेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल 5 प्रोसेस हैं जो 0 टाइम पे राइट है और बर्स्ट टाइम ये है, तो मैंने सबसे पहले डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग में एनालिटिक इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि मैं देखती हूँ, सबसे पहले मैंने एल्गोरिथम स्केजुलिंग एल्गोरिथम यूज करने से पहले मैंने देखना है कि जो प्रोसेसेस हमारे पास आए हैं उनका बर्स्ट टाइम, उनका वर्कलोड कितना है, यानी कितना टाइम किस प्रोसेस को कितना टाइम सीपीयू चाहिए, वो देख के मैं डिसाइड करूंगी कि कौन सा एल्गोरिथम इसके लिए बेस्ट रहेगा। सो दिस इज एल्गोरिथम इवैल्यूएशन कि जब एक प्रोसेस आ जाता है या एक तरह एक सिनेरियो आ जाता है कि बहुत सारे प्रोसेस हैं उनको सीपीयू चाहिए, मैं किस बेस पे स्केजुलिंग एल्गोरिथम चूज करती हूँ। फर्स्ट की डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग कि मैं उसमें एनालाइज करती हूँ कि कितना वर्कलोड है, फिर मैं डिसाइड करूंगी। डिटर्मिनिस्टिक इवैल्यूएशन में हम एक्चुअली एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कैलकुलेट किया, मैं जितने भी हमारे पास स्केजुलिंग एल्गोरिथम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एसजेएफ, राउंड रोबिन, मैंने उस सिनेरियो पे मैंने वो तीनों एल्गोरिथम्स लगाए जो एक्सपेक्टेड थे मुझे अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड, और उन तीनों का मैंने एवरेज वेटिंग टाइम देखा जिसका मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम होगा। अब आप देखें कि एवरेज वेटिंग टाइम इस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के थ्रू आया 28 मिनट्स, एसजीएफ के थ्रू आया 13 मिनट्स,
लेकिन राउंड रिबन का जो वेटिंग टाइम आया है एवरेज वो है 23 मिनट्स, ठीक है। तो जिसका सबसे कम टाइम होगा इसका मतलब सबसे अच्छा एल्गोरिदम है और उसके थ्रू आपको एग्जीक्यूशन करनी चाहिए, प्रोसेस स्केजुलिंग करनी चाहिए। तो वो था शॉर्टेस्ट जॉब फॉर स्केजुलिंग एल्गोरिदम, ठीक है। इस तरह से डिटर्मिनिस्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू एल्गोरिदम्स का कंपैरिजन भी हो जाता है और पता चल जाता है कि कौन सा सबसे एफिशिएंट एल्गोरिदम है इस सिनेरियो के लिए। एंड ऑलमोस्ट आवर लास्ट टॉपिक इज क्यूइंग मॉडल्स। क्यूइंग मॉडल्स का मतलब ये है कि जब आप क्यूज बना रहे हैं डिफरेंट, तो उसके लिए कुछ मॉडल्स यूज होते हैं जिसमें अराइवल टाइम डिस्क्राइब किया होता है प्रोसेसेस का, सीपीयू एंड आईओ बर्स्ट, ठीक है। इसमें और इनकी एवरेज थ्रूपुट कैलकुलेट की जाती है, यूटिलाइजेशन, वेटिंग टाइम्स, ये सब कुछ एक कंप्यूटर का या एक प्रोसेस का डिसाइड कर लेते हैं और इन क्यूइंग मॉडल्स के थ्रू फिर हम सीपीयू स्केजुलिंग करते हैं, ठीक है। और क्यूइंग मॉडल्स जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक क्यू की कितनी एवरेज लेंथ है, कितना उस क्यू में वेटिंग टाइम है, या कितना एवरेज अराइवल टाइम है, ये सब उसमें मॉडल्ड होता है। और ये फॉर्मूला के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं जिसे बोलते हैं लिटिल्स फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, n इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डब्ल्यू। इस फॉर्मूला के थ्रू मैं जो क्यूइंग मॉडल्स है उसमें ये सारा डेटा एंटर कर सकती हूँ कि एवरेज क्यू लेंथ कितनी थी, एवरेज वेटिंग टाइम कितना था और एवरेज अराइवल टाइम कितना था। अब अगर मुझे एवरेज वेटिंग टाइम पता है एक क्यू का, जैसे अभी मैंने कैलकुलेट किया विच वाज 13 मिनट्स आई थिंक, तो वो मुझे पता है, और एवरेज अराइवल टाइम का रेशो पता है मुझे, तो मैं n जो कि है एवरेज क्यू लेंथ, तो एक क्यू में क्यू की कितनी लेंथ होगी सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने की, वो इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो लिटिल्स फॉर्मूला के थ्रू मैं अपनी क्यूइंग मॉडल्स में डेटा एंटर करती हूँ। लास्ट है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है कि सिमुलेशन आपको पता है जिस तरह वर्चुअल मशीन है, रियल मशीन की बिल्कुल एग्जीक्यूशन है लेकिन वो वर्चुअल है, वो रियल नहीं होती। तो इस तरह अगर आप कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं या इस तरह की जो मॉडलिंग होती है उसे कहते हैं सिमुलेशन, ठीक है। क्यूइंग मॉडल्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन सिमुलेशंस बहुत। क्यूइंग मॉडल्स का मतलब ये कि क्यूइंग मॉडल्स के थ्रू मैं एक अंदाज़ा लगा रही थी कि एक क्यू में अगर इतना वेटिंग टाइम है, इतना ये है, तो मेरे पास एवरेज में कितनी क्यू लेंथ होगी जिसमें प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, यानी बहुत ज़्यादा अगर प्रोसेसेस आ जाते हैं तो क्यूइंग्स लिमिटेड हो जाती है। लेकिन सिमुलेशंस बहुत एक्यूरेट है। सिमुलेशन इसलिए एक्यूरेट है क्योंकि इसमें एक्चुअली हम उसे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, एक्चुअली हम उस चीज़ की एक प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उस एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं और उसके रिजल्ट्स देखते हैं और उनकी बेस पे डिसाइड करते हैं कि हाँ ये वाला एल्गोरिथम एफिशिएंट है या नहीं, और यहाँ एक्चुअली मुझे इतना टाइम लगेगा अगर मैं ये वाला एल्गोरिथम यूज़ करती हूँ इतने वेटिंग टाइम में, और इस तरह से मेरी जो है काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सिमुलेशंस के रिजल्ट्स ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं एज कम्पेयर टू क्यूइंग मॉडल्स। सिमुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशंस की बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होती है। आपको पता है रियल टाइम सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और राइट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसके अलावा इसमें रिस्क भी होता है कि अगर इतनी ज़्यादा कॉस्ट आप लगा रहे हैं और वो फेल हो जाए एल्गोरिथम, तो कितना ज़्यादा आपका रिस्क है कि दे कुड बी लॉस ऑफ कॉस्ट, और पैसे भी ज़्यादा, पैसे भी वेस्ट और टाइम भी वेस्ट। और बट अगेन डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे, सिनेरियो पे, प्रोसेसेस पे और पूरी ओवरऑल कंडीशन पे कि सिमुलेशन हमारी कितनी सक्सेसफुल होगी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर।